नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी राजीव पब्लिकेशन की इस बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी चर्चा में ये बुक और काफ़ी अच्छी भी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसके सॉल्व पेपर, जिससे पता चलता है कि इस भर्ती का जो पेपर है वो किस तरीके का आता है। तो यहाँ पर ये मूल विधि एवं संविधान का ये सॉल्व पेपर है। इसमें चैप्टर वाइज व्याख्या दी गई है सभी प्रश्नों की। इसको हम लोग अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है पूरे इसमें कवर किए गए हैं चैप्टर वाइज अलग अलग। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, ये सब यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे भी आप लोग देख सकते हैं भू राजस्व संबंधी कानून, प्रावधान, विविध ये चीज़ें दी गई हैं। पहले यहाँ पर ये परीक्षा पाठ्यक्रम दिया गया है और उसके बाद में ये आपके जो है सॉल्व पेपर पिछली भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज। ये जैसे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो इस तरीके से दिए गए। नीचे यहाँ पे ईयर भी लिखा गया कि कौन क्वेश्चन 2021 में आया था, कौन 2017 में आया था, कौन 15 में आया था। इस तरीके से ये देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है, पूरा ब्लॉग बना करके इस तरीके, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा करके भी पूछा जाए इस चैप्टर से तो आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो ये जो सॉल्व पेपर की पुस्तक है ये आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पब्लिकेशन की जो बुक है राजीव पब्लिकेशन की, ये आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले आउटसोर्स निगम की। लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन 20,000 रुपये। तो इसको लेकर के कल मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है और सीएम योगी एक नया आयोग बना रहे हैं जिससे संविदा की भर्तियां होंगी। जैसे अभी आप लोग देखते हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्राइवेट एजेंसियां भर्ती करती हैं और तरह तरह के आरोप लगते हैं, कम मानदेय को लेकर के, भ्रष्टाचार आदि को लेकर के। और उसी के बारे में ये बताया गया कि अब ये जो भर्तियां हैं जो संविदा पर होती हैं अलग अलग विभागों में, वो भर्तियां आउटसोर्स निगम से होंगी और उसमें कम से कम 20,000 रुपये मिलेगा। किसको कितना रुपए मिलेगा, मतलब वेतन मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। लिखा है कि अभी तक 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में। सभी विभागों में चतुर्थ, तृतीय और आवश्यकता अनुसार अन्य स्तर पर भी आउटसोर्सिंग व्यवस्था प्रभावी है। अब देख रहे हैं आप लोग जितने भी विभाग हैं, ज्यादातर सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां होती हैं, खासतौर से वहां पर तो केवल और केवल संविदा भर्तियां ही होती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। पहले ये 11 महीने के लिए संविदा की भर्ती होती थी, अब ये 3 साल के लिए होगी। 3 साल के पहले इनको कोई नहीं निकालेगा। इसके बाद में उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। और अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। ये स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मैं भी कहा करता था अपने चैनल के माध्यम से, हमेशा सरकार लगातार संविदा की भर्तियां कर रही है, लेकिन कम से कम 25,000 रुपये इनको मिलना चाहिए, कोई भी संविदा कर्मचारी हो। और अगर इससे कम मिलता है ना तो वो अपने काम के प्रति न्याय कर पाएगा और ना ही उसके साथ न्याय होगा। नीचे यहाँ पर लिखा कि अभी तक न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए था। आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यानी कल कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन को मंजूरी दे दी है। और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ, राज्य कर्मचारी बीमा निगम की सुविधा मिलेगी। और नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से चयन होगा। आउटसोर्स के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपये अंतिम संस्कार की सहायता के लिए दिए जाएंगे। और निगम के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसको पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। किसको कितना मिलेगा, किस विभाग में, यहाँ पर ये दिया हुआ है। जैसे चिकित्सीय श्रेणी, बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर वगैरह भी रखे जाते हैं, संविदा पर नर्सिंग वगैरह भी रखी जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा चिकित्सीय अभियंत्रण स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग में, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर 1 अनुसंधान सेवाओं को कम से कम 40,000 रुपये मिलेगा। श्रेणी 2 में कार्यालय स्तर पर, आशुलिपिक स्तर पर, लेखा स्तर पर, डाटा प्रोसेसिंग स्तर पर, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण सेवाएं जितनी भी हैं, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्शदाता, सांख्यिकी सेवाओं को कम से कम 25,000 रुपये मिलेगा। जो संविदा पर शिक्षक वगैरह है या शारीरिक प्रशिक्षण के जो टीचर हैं इनको सबको। और नीचे यहाँ पर श्रेणी 3 आ जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कार्यालय स्तर लेवल 3, मतलब आशुलिपिक लेवल 3, टंकण, दूर संचार, भंडार, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग,
लेवल 3 पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल, वाहन चालन सेवा का न्यूनतम मिलेगा 22,000 रुपए। श्रेणी चौथा आ जाइए यहाँ पर, ये ग्रुप डी मान लीजिए इसको, 4th क्लास है ये, है यहाँ पर लेवल 4, इसको कम से कम 20,000 रुपए मिलेगा। एक और सूचना है, 3 विश्वविद्यालयों में भर्ती होंगे 948 शिक्षणेतर कर्मचारी, जल्द शुरू की जाएंगी भर्तियां, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो 160 पद भरे जाएंगे, उनमें 40 कंप्यूटर ऑपरेटर, 50 चपरासी, पुस्तकालय परिचर और वाहन चालक, 5-5, 20-20 स्वच्छकार, चौकीदार, माली आदि भर्ती किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा कौन कौन से विश्वविद्यालय, उनके नाम भी लिखे हैं। लिखे मुरादाबाद के गुरु चंबेश्वर विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और बलरामपुर के माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में ये भर्तियां होंगी। तो अभी बहुत ज्यादा ये जानकारी नहीं दी गई है किस दिन से विज्ञापन जारी होंगे, बस इतना लिखा है कि हाँ इसका आदेश जारी कर दिया गया है और जल्द ये भर्ती होगी। अगली जो सूचना है वो प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा छूट पर जवाब तलब। तो इसको लेकर के 2 मामले हैं कोर्ट में, एक तो एलटी ग्रेड में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, उसमें भी इसी तरीके से आदेश दिया गया है, सरकार को उसमें अपना काउंटर लगाना है। और ये प्रवक्ता भर्ती को लेकर के भी विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि इस संबंध में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि सरकार या तो नियमित भर्ती सुनिश्चित करे या फिर आयु सीमा में छूट देकर के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अधिकतम आयु 40 साल रहती है और प्रवक्ता की भर्ती लगभग 4 साल बाद आई है। अगली सूचना है बिहार की। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 अक्टूबर से होगी। कल पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है कि STET का नोटिफिकेशन कब होगा, TRE-4 की जो परीक्षा है वो कब होगी, कितने पदों पर होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, अपने आप बिना कहे लाइक कर दिया करिए। आप लोगों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और सभी की सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। लिखा है कि 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के तबादला तक की तारीख निर्धारित कर दी गई है। BPSC चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 लिए जाने से पहले STT विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे कि पहले STT करवाया जाए, क्योंकि वहां की शिक्षक भर्तियों में STT अनिवार्य होता है, जैसे UPTET। नीचे लिखा है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे और 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा। ये देखिए पूरा प्रोग्राम, लगभग सभी विषयों की STT होगी। वहीं TRE-4 की परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर, यानी इसी साल आपकी TRE-4 की परीक्षा हो जाएगी। रिजल्ट आपका 20 से 24 जनवरी के बीच में आ जाएगा 2026 में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विभागीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है और उन्होंने बताया कि हाई स्कूल +2 में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए बिहार परीक्षा समिति STET लेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE-4 के लिए जिलों से अब तक लगभग 28,000 रिक्तियां आई हैं। हालांकि अभी कई जिलों में रिक्तियां आना बाकी हैं, जल्द ही रोस्टर तय करके BPSC की रिक्तियां भेज दी जाएंगी, यानी कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी। जैसे पद आएंगे वैसे ही इसमें जोड़ दिए जाएंगे। बिहार सरकार कोई भी विवाद नहीं चाहती है। विद्यार्थी जो जो मांग कर रहे हैं, चूंकि चुनावी वर्ष से सारी मांगे वहां पर पूरी की जा रही हैं। इसके पहले डोमिसाइल को लेकर के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था, तो वहां पर डोमिसाइल बिल लागू कर दिया गया है। अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको केवल 14% सीटें ही दी गई हैं। इसी तरीके से वहां पर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे कि BPSC TRE-4 के पहले STT करवाया जाए, तो ये बात भी विद्यार्थियों की मान ली गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अड़ियल है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की कोई बात नहीं मानती है। विद्यार्थी बहुत सारे आंदोलन चलाते रहे, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो LT में एज रिलैक्सेशन हो, चाहे वो प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन हो, चाहे वो PET में फ्री बस सर्विस को लेकर के। यहाँ पर आज के पेपर में जानकारी दी गई है कि PET के छात्रों को फ्री बस यात्रा को सरकार कर रहा है मुहैया। शीतला प्रसाद ऊर्जा, बहुत सारे विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर तक गया है। संख्या लगभग 25 लाख है। ये विद्यार्थी सोशल मीडिया में लगातार अभियान चला रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ज्ञापन दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से रक्षाबंधन आदि पर्वों पर सरकार 3-3 दिन की बस यात्रा फ्री कर देती है, उसी तरीके से प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बस यात्रा फ्री की जाए, ताकि विद्यार्थी बेझिझक अपनी जो परीक्षा दे सके। कल प्रयागराज में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुकार मंच की तरफ से भी ये मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी प्रयागराज को। और PET 2025 के परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में, और इसमें भी लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PET 2025 का आयोजन दिनांक 6 और 7 सितंबर 2025 को कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण में परीक्षार्थियों के हितों को नजरअंदाज करते हुए बिना विचार किए अविवेक पूर्ण तरीके से 500 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। छात्रों का कहना है कि बेहतर होता कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा करके 75 जनपदों में परीक्षा करवाई जाती और प्रदेश सरकार परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सरकारी यातायात की सुविधा प्रदान करने की कृपा करे। ये सब देखिए नीचे यहाँ पंकज पांडे संयोजक है, ये उनका फोन नंबर है। ये वहीं पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी कोचिंग संचालक है वो ज्यादातर इस मामले में मौन है। मौन क्या है, उनको मौन करा दिया गया है। शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि PET में कोई विवाद नहीं चाहते, किसी तरीके का विरोध नहीं चाहते हैं, आप लोग चुपचाप बैठिए, परीक्षा होने दीजिए।
प्रयागराज के जितने भी कोचिंग संस्थान है सबको बुला करके जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज में एक बैठक भी हुई है। ये 1 सितंबर की नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसको लेकर के काफी चर्चा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को बुला करके जितने प्रबंधक वगैरह हैं उनको अड्डा दिया गया है। और ये युवा मंच की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। पीटी में दूर परीक्षा केंद्र, भाजपा का व्यापारी खेल, युवा मंच, मानक पर नहीं कोचिंग समझो यार, गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार। तो इसीलिए कोचिंग संचालक है वो खामोश इस समय पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में है। और जबकि ये मांग की जा रही है कि ऐसे समय में जितने भी कोचिंग संचालक हैं, टीचर हैं, उनको सभी को छात्रों का साथ देना चाहिए और न कि शासन प्रशासन का और सरकार का। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। नई भर्ती के लिए अधियाचन के प्रारूप पर कल लग सकती है मुहर। इनकी मोहरें लगती रहती है, रास्ता साफ होता रहता है, फिर शाम तक रास्ता भर जाता है और फिर जो है मोहर गायब हो जाती है, इनकी मिलती नहीं है। ये पता नहीं कब से चल रहा है, कब इनकी नई भर्ती होगी। बेसिक अभी तक इनका पोर्टल ही नहीं बन पा रहा, उसका पोर्टल का प्रारूप नहीं बन पा रहा। 50 बार आ चुका है कि प्रारूप बन गया है, पोर्टल बन गया है। आप लोग खुद जाकर के देख लीजिए, समाचार पत्रों में सर्च कर लीजिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग यही है जो गांव में कहावत है ना कि यहाँ के धान बस उस कोठी में रखना है, उस कोठी के धान इस कोठी में रखना है, बस यही कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग और कुछ नहीं कर रहा है। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए भेजे जाने वाले ई अधियाचन के एक समान प्रारूप पर 4 सितंबर को अंतिम मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को संबंधित विभागों की बैठक में एक समान प्रारूप पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। आप लोग वीडियो किसी लिए कहता हूँ लास्ट तक देखा करिए, सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती है, आप लोग थोड़ा सा देख करके भाग जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक में चर्चा की गई है कि यदि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग प्रारूप बनाया जाएगा तो इसमें काफी वक्त लगेगा। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में ई अधियाचन का एक प्रारूप समान प्रारूप बना लिया जाए, सभी विभागों से इसी प्रारूप में रिक्त पदों का विवरण मांग लिया जाए। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सकती है। तय हुआ है कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए और 4 सितंबर को बैठक करके ई अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लग जाए। और यहाँ पर केवल अभी सैद्धांतिक सहमति की बात हो रही है, ये देखिए। तो बस वही बात है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। तो यहाँ पर बस ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको पता चलेगा 2027 में यही सब करते रहे अधिकारी। अगली सूचना है नर्सिंग भर्ती के लिए 7 को होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, छात्रों की संख्या 12 बढ़ गई है तो अब प्री मेंस टाइप का इसमें होगा। लोहिया संस्थान में नर्सिंग की नियमित भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 7 सितंबर को होगी। स्क्रीनिंग पास होने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। लोहिया प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान है जिसमें नर्सिंग भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा देनी पड़ रही है। एक विवाद भी है, पिछली बार पेपर आउट हो गया था, नकल हो गई थी बहुत धुआंधार और शायद इसीलिए यहाँ पर प्री मेंस किया गया हो। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने कल 3 नोटिस जारी की थी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अभिलेख परीक्षण 16 तारीख से होंगे। मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो बना करके जानकारी भी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी इस महीने कम से कम 4-5 भर्तियों के डीवी रिजल्ट आदि जो है वो जारी कर सकता है और ये जो संख्या वो अभी और बढ़ेगी रिजल्ट की। आपको आप लोगों को और भी बहुत सारे जो रिजल्ट है वो इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक भर्ती आई थी 62 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट, उसका भी एक जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया जिससे आप लोग जाकर के देख सकते हैं और विद्यार्थियों का कट ऑफ वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये टंकड़ जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट में लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग होती है तो उनका कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। तो 54 पदों के सापेक्ष 567 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक और नोटिस जारी की है। आईटीआई अनुदेशक 2016 की ये भर्ती है और लगभग 10 साल बाद ये नोटिस जारी हुई है। तो ये शुद्धि पत्र है यहाँ पर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आरक्षण को लेकर के कुछ चीजें क्लियर की गई हैं। जो विद्यार्थी इस भर्ती के हों तो जाकर के इसे देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर भर्ती की लिखा है होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत चुनावों से पहले जारी हो सकता है सीधी भर्ती का विज्ञापन। 43,327 होमगार्डों की भी भर्ती होनी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने कितने पद रिक्त हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कंपनी कमांडर के 783 पद रिक्त हैं, प्लाटून कमांडर के 770 पद रिक्त हैं, होमगार्ड स्वयंसेवक के ये यहाँ पर ये रिक्तियां हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 109 पद रिक्त हैं। तो होमगार्ड भर्ती में तो देखिए अभी देरी लगनी है, भले ये पेपर में वाले रोज करें, अभी इसका बोर्ड बनना है, इसकी नियमावली बननी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, केवल 2-4 महीने में इस तरीके से ये निकाल देते हैं। राज्य सरकार होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। हो सकता है कि प्लाटून कमांडर वाली भर्ती उससे पहले आ जाए। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि जल्द ही 44,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भी भर्ती होनी है। साथ ही कंपनी कमांडर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। सूत्रों की माने तो करीब 47,000 पदों पर टोटल भर्तियां होनी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों होमगार्ड संगठन की समीक्षा की और उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरीके से अलग से बोर्ड गठित करने के साथ में भर्ती नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था। होमगार्ड संगठन में वर्तमान में कंपनी कमांडर के पदों का विवरण दिया हुआ है। नीचे लिखे चल क्या रहा है इस समय, नीचे यहाँ पर
ये देखिए मेन चीज ये लिखी हुई है, सीएम के निर्देश के बाद बोर्ड के गठन की कवायद शुरू होगी। अभी इनका बोर्ड बनेगा, भर्ती बोर्ड अलग से, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो भी समय लगेगा। लास्ट में एक और सूचना है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। कल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और कल भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट भी किया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ओटीआर में संशोधन को लेकर के है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया हुई तो ओटीआर की प्रणाली दिनांक 31 जुलाई से लागू है। विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे आग्रह के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु ओटीआर में दिए गए विवरण में संशोधन किए जाने हेतु एक अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। चलिए, आप लोगों की भर्ती बोर्ड ने ये बात भी मान लिया है कि आप लोगों को एक मौका भी इसमें संशोधन कर दे दिया जाएगा। विद्यार्थी ये मांग भी कर रहे थे। अप्लाई UPPRB.in पर जाकर के रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉगिन करने के उपरांत मॉडिफाई ओटीआर डिटेल में जाकर के आप इसको संशोधित कर सकते हैं। इसके पहले भी विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे भर्ती बोर्ड ने मानी थी, जैसे प्रोविजनल को लेकर के, डिग्री को लेकर के। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।